नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और गतिशील अवस्था में चल रही होगी आपकी, क्योंकि अभी पेपर हैं एसएससी जीडी या यूपी कांस्टेबल के अभी फॉर्म आने हैं और एमपी पटवारी के अभी फॉर्म डल रहे हैं। इसलिए आपकी तैयारी अच्छी जोरों से चल रही होगी, क्योंकि 2-3 महीने मिलते हैं फॉर्म भरने के बाद। इसके बाद आपकी पेपर लिए जाते हैं और जो एसएससी जीडी की हैं वर्तमान में अभी पेपर चल रहे हैं। अभी कम से कम आधी शिफ्टें हो गई हैं और आधे से ज़्यादा अभी बची हुई हैं। तो आपको कल हमने आपके वर्णमाला में पढ़ाया था, उसका स्वर जो भाग है उसके 2 भाग हैं, स्वर और एक व्यंजन। स्वर का हमने कल आपको बता दिया था, उनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है और कौन कौन से स्वर होते हैं। अगोर जो हास्य स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, उनको सब विस्तार से आपको बता दिया गया था। इसके बाद आपके व्यंजन रह गए थे, तो आइए आपको व्यंजन बताते हैं। आज वर्णमाला है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को या अक्षरों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसके बाद आपको स्वर बता ही दिए थे। 2 प्रकार के होते हैं, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर। ये पूरी संख्या 11 होती है स्वरों की संख्या, और 2 और आयुग्बाय अंग और आहा होते हैं, तो मिलकर 13 हो जाती है। इसके बाद आपके हैं व्यंजन। आपको व्यंजन को गौर से देखना है, समझना है, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे के टॉपिक हैं वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। मैथ में तो ऐसा होता है कि मैथ में रीजनिंग में कि एक टॉपिक समझ में नहीं आया, अगला टॉपिक शुरू होगा तो आपको उनके लेंस से आगे के टॉपिक आराम से समझ में आ सकते हैं। लेकिन इसमें हिंदी में क्या होता है कि आपको पहला टॉपिक समझ में नहीं आया तो अगला भी नहीं आया, क्योंकि इसे क्रम से लगे रहते हैं। जब तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। आइए आपको बताते हैं कैसे है इनका व्यवस्थित समूह। तो ये व्यंजन होते हैं, वे 5 प्रकार के होते हैं। पहले होता है स्पर्श व्यंजन, या इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इनको वर्गीय व्यंजन भी इनको कहा जाता है। जी का वर्ग से लेके पा वर्ग तक होते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। इसमें डा और ढा को हटा दिया जाता है। इसमें जो डा और ढा आते हैं उनको व्यंजनों में नहीं रखा गया, उनको उच्च व्यंजन कहा जाता है। ये वर्गीय व्यंजन है, इनको वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इनको स्पर्श व्यंजन में डा और ढा को नहीं रखा गया है। इसके बाद है आपके अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में या रा ला और बा आते हैं, ये 4 होते हैं। इसके बाद आपके संयुक्त व्यंजन आते हैं, ये भी 4 होते हैं। इसमें छा, त्रा, ज्ञा और सरा होता है। इसके बाद उस व्यंजन आते हैं आपके। उस व्यंजन भी आपके 4 प्रकार के होते हैं। इसमें सा, सा, हा। आपको अंतस्थ व्यंजन समझना है। इसमें अंतस्थ व्यंजन भी होते हैं जो सरलता से बोले जा सके, जैसे या है, रा है, ला है और बा, जो छोटे छोटे होते हैं। इसके बाद उस व्यंजन वो होते हैं जिसमें अपन को बोलने में ज़्यादा शक्ति का प्रयोग करना पड़े। जब हमने कल क्लास ली थी आपकी स्वरों की, तो इसमें व्यंजन का कुछ भाग हमने आपको बता दिया था। इसमें थोड़ा आपको रिवीजन करवा देते हैं, इसके बाद इसका विस्तार में बताएंगे। इसको आपको बताया था जिसमें ज़्यादा शक्ति का प्रयोग करना पड़े या जिसमें हवा ज़्यादा निकले, वो हम उस व्यंजन कहते हैं। हवा इसमें घिसट के निकलती है जीभ से, जैसे अपन बोलते हैं सा, सा, हा, तो संघर्ष होता है इसमें, तो इसको कभी कभी संघर्षीय व्यंजन भी कहा जाता है। इसके बाद है आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जो स्वयं व्यंजन एक व्यंजन से नहीं बनते, जो दूसरे व्यंजन की सहायता से बनते हैं। मतलब किसी दोनों को जोड़ते हैं जब वे संयुक्त होते हैं, मतलब किसी दोनों चीज को जोड़ो तो वो संयुक्त कहलाती है। तो इसी प्रकार जब संयुक्त व्यंजन में इनको जोड़ा जाता है तो जब एक व्यंजन बनता है। जैसे इसमें आपको देखना है, छा है, इसमें का और सा से बना है, सीटी वाला सा, सटपट वाला सा, वो षटकोण वाला, ये सा से बना है। छा है, आधा का और सा से बना है। इसको ध्यान रखना है किस किस से बना है। इसके बाद त्रा है,
त्रा है, आधा ता और रा से बना है। इस पे हलंत लगा है नीचे आपको, इससे पता चलता है कोई शब्द आधा है। अगर इसको अपन पूरा इसको लिख के ऐसे कर दें तो इसको आधा माना जाता है, नहीं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इस पे हलंत लगा दिया जाता है, तो इसको आधा माना जाता है। इसको त्रा बनता है ता और प्लस रा से। इसके बाद ज्ञानी बनता है जा प्लस उमा से। उमा सब लोग जानते होंगे, जो 5 पंचम अक्षर है उमा, आधा आ, जो जिसको नहीं पता है वो देख लें, आधा आ की तरह बनता है। इसके बाद है सरा, सरा श्री वाला सरा, जैसे श्रीमान में जो सरा लगता है वो वाला सरा। ये तरा है, ये सरा है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको आराम से इसको देखना है। ये बनता है सीटी वाले सा, आधा सा, इसके बाद रा। ये आपको ये हो गए आपके संयुक्त व्यंजन। इसके बाद आते हैं आपके आगत व्यंजन। आगत व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जो हमारी मूल हिंदी से नहीं लिए गए हैं या मूल संस्कृत के नहीं है, जो बाहरी विदेशी लोग आए हैं वो वहाँ की भाषा से लाए हैं। जैसे यहाँ पर जा है, जा के नीचे बिंदी रखी रहती है, और फा है, जैसे फा के नीचे बिंदी रखी रहती है, जिससे कोई भी शब्द जिसके नीचे छोटी सी बिंदी उसको नुक्ता कहते हैं, या नुक्ता कहा जाता है। इसको नुक्ता जो नीचे लगा रहता है उसे नुक्ता कहते हैं। ये लगा रहता है तो उसे आगत व्यंजन कहते हैं। इसके बाद आपको आइए बताते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। आपको देखना है कि व्यंजन कैसे कैसे बनते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है। कल हमने आपको स्वरों का उच्चारण स्थान बताया था, कहाँ से बोला जाता है, कंठ से कौन बोला जाता है, तालु से कौन बोला जाता है। आपको कंठ और तालु और मूर्धा ये तो सब पता ही होगा कि कहाँ कौन सा है। इसके बाद आइए व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। आपको देखना है, ये है उच्चारण स्थान लिखा है यहाँ पर है कंठ। कंठ से जो इस पे इसका विस्तार किया गया है कावैक से पावैक तक, ये यहाँ पर लिख दिया गया है, आपको देख लेना है। का खा गा घा णा, चा छा जा झा ना णा, ता था दा धा णा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, ता टा ठा डा ढा णा। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको एक सांस में बोलना है। ये आपको देखना है, केवल आपको उसमें किताबों में लिखा है कि अल्प विराम ये है, महाप्राण ये है, अघोष ये है, सघोष ये है। आपको इसमें ध्यान रखना है, ये आपको केवल देखना है। इसको किताब से पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कंठ में है कावैग है जो आपका, वो कंठ से बोला जाता है। जैसे आप इसको कावैग को बोलेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, स्वयं को साथ में बोलें। जैसे का है का खा गा घा णा, का खा गा घा, यहाँ कंठ से आवाज आ रही है, कंठ है। हमने आपको कल बताया था ये सब। तालु होता है जो छत है इसका पिछला भाग, जैसे चा छा, जो दांत है दांत के नीचे थोड़ा सा गैप है, फिर जो ऊपर उठती है उसके नीचे जो होता है चा छा, उसमें जीभ ढलती है, जैसे चा छा जा जा उआ। तो आपका जो तालु होता है वो छत जो आपका मुंह है वो उसकी छत का जो पिछला भाग होता है उसको तालु कहते हैं। इसके बाद है मूर्धा। मूर्धा से बोला जाता है टा ठा डा ढा णा, टा ठा डा ढा णा। जो अगला जो मूर्धा में जो अगली इसके बाद छत का अगला भाग होता है उसे मूर्धा कहते हैं, जैसे टा ठा डा ढा णा। इसके बाद है दंत। दंत है ता था दा धा ना। दंत मतलब आप इनको, अगर आपकी जीभ दंत में निकल रही तो इन शब्दों को आप बोल नहीं पाएंगे। इसको दंत या दंत भी कहते हैं, दंत कहते हैं या दंत कहते हैं इसके। जैसे अगर आपको इनको बोलेंगे ता था दा धा ना, अगर इनको आप बोलना चाहें तो बिना दांतों के स्पर्श किए हुए जीभ इनको नहीं बोल सकती है, तो इनको कहते हैं दंत। इसके बाद है ओष्ठ। ओष्ठ आपको पा फा बा भा मा, जैसे आप इनको बोलेंगे तो आपका ओष्ठ बनता है, जैसे पा, बिना ओठों के इनको नहीं बोला जा सकता है, पा फा बा भा मा। आपको केवल इतना इसमें ध्यान रखना है कि आपको स्वयं बोलना है और स्वयं से देखना है, तभी आपको ये
आ पाएंगे सही से, नहीं तो ऐसे किताब से तो सब पढ़ते रहते हैं, किसी को नहीं आते, बहुत कम है। अगर आपको सीखना है, जिसने भी सीखा है उसने स्वयं प्रयास किया है, स्वयं लिखा है, और ये आपको आने चाहिए। एक बार में आपको पूरा चार्ट बनाना आना चाहिए, तभी आपको सही से आएंगे। इसके बाद है तालब। तालब आप जानते हैं, तालू और उससे बनते हैं, जैसे सीटी वाला सा है और या, ये तालब से बनते हैं। इसके बाद दंत प्लस मसूरा से सा, वो सीता वाला सा बनता है। दंत पे उसे वत्स से भी कहा जाता है, जैसे सा है, रा है, और लाको लाको लुंठित व्यंजन भी कहते हैं, और रा को लुंठित व्यंजन कहते हो, ला को पार्श्व व्यंजन भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। रा को लुंठित कहते हैं और ला को पार्श्व व्यंजन भी कहा जाता है। इसके बाद है मूर्धा। मूर्धा आपको बता दिया, मूर्धा से सा बनता है। कभी कभी पूछ लेता है कि सीटी वाला सा किससे बनता है, तो तालब से बनता है। इसके बाद दंत प्लस ओष्ठ मतलब दंत मूल से कौन बनता है, वो सा बनता है, और मूर्धा से षटकोण वाला सा बनता है। और स्वरतंतीय हा, आपको ये ध्यान रखना है, जो स्वरतंतीय है वो आपका हा है। इसको आपको विशेष ध्यान रखना है, कभी कभी पूछ लेता है कि आपका स्वरतंत्रीय कौन सा है, तो वो हा होता है। और आपकी जब ये डा और ढा को उच्छिष्ट व्यंजन कहा जाता है, जिसमें उच्छिष्ट व्यंजन वह होते हैं जिसमें जीभ झट से नीचे आए। डा और डा, जीभ झट से उठ रही है और झट से नीचे गिर रही है, उठे और झट से नीचे गिरे, उसे कहते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। ये हो गए हैं आपको स्वर पढ़ा दिए गए हैं, और आपको व्यंजन की क्लास आज खत्म हो गई है। आपको गिनवा दें कितने होते हैं, 25 ये हैं, 25 प्लस 2 मतलब 27, और 4 4 8, 4 4 8 4 12, 27 और 12 हो गए 39 हो गए, और 2 41 आपके व्यंजन है, और 13 आपके स्वर हैं मिला के, तो आपके हो गए 41, आपके 11 स्वर हैं, तो आपके ये 52 हो गए पूरे मिला के। क्योंकि ये अंग और आयोग वाह है, इनको ना स्वर माना जाता है ना व्यंजन माना जाता है। अगर कभी रखा जाए तो इनको स्वरों में रखा जाता है, ये आयोग वाह कहलाते हैं। आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दादा आपका है, ये पूरी क्लासें हो गई हैं। इसके बाद आपका ध्वनि मतलब अक्षर बनना चालू हो जाए। ध्वनि बनेगा, शब्द बनेगा, अक्षर बनेगा, फिर इसके बाद उपवाक्य बनेगा, वाक्य बनेगा। ये आपको बताते हैं। भाषा की सार्थक इकाई सबसे बड़ा होगा वाक्य। एक सार्थक इकाई मतलब राम पानी खाता है, तो ये तो नहीं होगा, एक सार्थक इकाई होगी, इसका वाक्य होगा कि राम खाना खाता है। पानी खाया तो नहीं आता, जैसे हम लिख दें कि राम खाना पीता है, तो खाना को पिया तो जाता नहीं, खाना को खाया जाता है, खाना खाया। तो ये एक वाक्य हो गया सार्थक के, जिससे कोई जानकारी मिले, कोई कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो होता है सार्थक इकाई। जैसे हम कह दें कि राम कल ये वो कल यहाँ कर दें, राम यहाँ कह दें, खाना यहाँ कह दें, तो आपको समझ में नहीं आ गया कि क्या हो रहा है। तो उसका एक सार्थक अर्थ होता है, उसे कहते हैं सार्थक। मतलब जैसे कोई सार्थक सही है, इसलिए जैसे भाषा की सार्थक इकाई क्या है, उसका है वाक्य। इसके बाद आता है वाक्य के बाद आता है उपवाक्य। उपवाक्य के बाद होता है पदबंध। पदबंध माने उपवाक्य का छोटा सा भाग। इसके बाद होता है पद या शब्द। जैसे राम एक क्या है, शब्द है एक। इसको रा को अलग करेंगे और माँ को अलग करेंगे, तो इसका विस्तार होगा रा प्लस बड़ा आ प्लस माँ और प्लस आ। एक इसका विस्तार करेंगे वर्णों में, तो ये टूट के ऐसा बन जाएगा। ये आपको संधियों में देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका चैप्टर, अगला चैप्टर संधि है, तो आपको बता दिया है कि कैसे कैसे विस्तार होता है।
इसके बाद आता है अक्षर। अक्षर क्या है? रा को अपन ने तोड़ा तो अक्षर मिला, मिला कि नहीं। और ध्वनि, जैसे रा इससे छोटी आधी भी ध्वनि, इसको रा को अपन आधा भी बोले तो वो ध्वनि होती है। यदि कुछ भी सुनाई ची या उ तो ये ध्वनि होती है। जो स्वनिम, स्वनिम ध्वनि से छोटा भी स्वनिम होता है, मतलब जो केवल हवा भी चले वो भी सुनाई दे उसे स्वनिम कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद आपको संधि की क्लास जल्दी ही दी जाएगी, आपको समझ में आ जाएगी। आपको देखना है 3-4 बार और बस पढ़ना है। और क्योंकि इसके लिए बहुत ही मेहनत लगती है। इसके बाद अल्प सगोश अगोश रह गए हैं तो छोटा सा एक वीडियो बनाएंगे, उसमें पूरा करवा देंगे। इसके बाद संधि में आएंगे तो उसमें पढ़वा देंगे। जय हिंद। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।